एक्सटिंक्ट हो गई उसके बारे में पढ़ा जाएगा, और किस तरीके से बायोडायवर्सिटी को बचाया जाए, ये 3 चीजें हमको अब इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो बेटा, IUCN हमने पहले ही बताया था कि IUCN एक आपका क्या कहना चाहिए, एक काउंसिल है इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे कि बचाया जाता है किसको, नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेज को। तो उसके हिसाब से उन्होंने एक रेड लिस्ट जारी करी है कैटेगरीज की, जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं और जो कि आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो IUCN की फुल फॉर्म मालूम है बेटा आपको? यस सर। ठीक है, तो IUCN के हिसाब से करीब करीब 784 स्पीशीज, जिनमें 338 आपकी वर्टिब्रेट्स हैं, 359 आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 87 प्लांट्स हैं। तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं कितने साल में? पिछले 500 सालों में इतनी आपकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है बेटे, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, डोडो ये आपकी मॉरिशस में पाई जाती थी, क्वागा अफ्रीका में, पैलासीन ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है, स्टेलर सीका ये आपका रशिया में मिलता था, और 3 सब स्पीशीज आपके टाइगर के, उसमें से बाली, जवान, कैस्पियन, ये सारी की सारी स्पीशीज आपको क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है बेटा, बेटा यस सर। आपकी तरफ से आवाज आ रही है, शायद आप कोचिंग में है, पूरा वो कवर कर रहा है। ठीक है है सर, ना, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इतने आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बात करी जाए डोडो की, तो 27 स्पीशीज, उसमें से आपकी डोडो भी है, डिसेप्टेड हो चुकी है लास्ट 20 साल में। 20 साल के अंदर इतनी स्पीशीज आपकी डिसअपेयर हो चुकी है, मतलब कि जो डिसअपेयरेंस है वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो 15,000 से ज्यादा स्पीशीज आज जो है वो एक्सटिंक्ट होने का खतरा झेल लेंगे, कभी भी वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ठीक, जिसमें से 12% बर्ड है, 23% मैमल हैं, 32% एम्फीबियन है, 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज हैं। ये सारे के सारे अभी भी उस दरवाजे पे खड़े हैं कि कभी भी ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब थ्रेट, इनको खतरा है। ठीक, ये तो सब बातें आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, अगर करंट स्पीशीज का एक्सटिंक्शन रेट देखा जाए तो करीब करीब 100 to 1000 टाइम फास्टर है। किससे? ह्यूमंस के आने से पहले, मतलब ह्यूमंस जब थे तो एक्सटिंक्शन का रेट बहुत कम था, पर जब ह्यूमंस आना शुरू हो गए तो 100 गुना या 1000 गुना एक्सटिंक्शन का रेट बढ़ गया है। और ये अगर इस तरीके से चलता रहा कि एक्सटिंक्ट होते रहे, तो क्या होगा कि आधी से ज्यादा पृथ्वी की जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगले 100 साल के अंदर। बात समझ में आई? जो रेट है एक्सटिंक्शन का कब बढ़ा? ह्यूमंस के आने के बाद। क्लियर है बात ये? तो करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन कितना हो गया है? 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से स्पीशीज जो आपकी एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और इस हिसाब से अगर स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट होती रही तो अगले 100 साल के अंदर पृथ्वी से करीब करीब आधी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। गुड। ठीक है, अब अगर स्पीशीज या डायवर्सिटी कम हो या स्पीशीज एक्सटेंशन चलता रहा तो क्या दिक्कतें आएंगी? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी कि आपके जो प्लांट का प्रोडक्शन है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। दूसरा, एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन आएंगे, जैसे कि कहीं भी सूखा आ गया, कभी ड्रॉट आ गया, कहीं प्रेशर बढ़ गया, तो बायोडायवर्सिटी के लॉस से ये होने वाला है। भाई जाहिर सी बात है, प्लांट का प्रोडक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है ड्रॉट तो आना ही आना है। तीसरा,
अगर बायोडायवर्सिटी में चेंज आता है तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी में, वाटर के यूज में और पेस्ट के साइकिल में या डिजीज के साइकिल में, इन सब में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 3 जगह इंपैक्ट पड़ेगा, पहला प्लांट के प्रोडक्शन में, ठीक, दूसरा ड्रॉट में, और तीसरा क्या होगा कि वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अभी क्या है, टेम्परेचर वेरी होने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, तो सीजनल वेरी हो जाते हैं। पहले जो विंटर्स थे थोड़ा पहले आते थे, अब थोड़ा लेट आ रहे हैं, तो वेरिएशन आ जाता है इकोसिस्टम में। फॉर एग्जांपल जो वेरिएशन आएगा, जैसे कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आएगा, ठीक, दूसरा वाटर के यूज में वेरिएशन आएगा, डिजीज साइकिल चेंज हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें कब फर्क डालेंगी, जब आपका बायोडायवर्सिटी लॉस होता रहेगा। क्या वजह होती है बायोडायवर्सिटी के लॉस की? देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो है वो है बेटा हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन कहते हैं जिस जगह ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, इसको हम आगे भी समझेंगे, अभी आप सिर्फ टॉपिक समझो। दूसरी वजह को एक्सटिंक्शन, तीसरा आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ आपका एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अगर ये 4 चीजें होती हैं तो इनको हम लोग मिला के कहते हैं, कुल मिला के हम लोग कहते हैं इविल क्वाड्रेट। बात समझ में, क्या कहते हैं बेटा इसको? इविल क्वाड्रेट। तो ये 4 चीजें जो हैं, ये 4 जो वजह हैं, ये मेनली हैं किसके लिए? लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की वजह है। पहली वजह है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, दूसरा को एक्सटिंक्शन, तीसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, चौथा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। इन 4 वजहों की वजह से आपकी बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन पहला है आपका, कि किस तरीके से हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन आपको नुकसान देती है। देखो, अगर मान लो कि यहां पर कोई जानवर रह रहे हैं, कोई भी स्पीशीज रह रही है, अगर आप उसकी हैबिटेट को खत्म करोगे, है ना, अगर उसकी हैबिटेट को खत्म करोगे तो जाहिर सी बात है उसको फिर नया शेल्टर तलाश करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं कि वो उस नए शेल्टर में अपने आप को एडॉप्ट कर सके। तो अगर नहीं एडॉप्ट कर पाई तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी बेटा? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना। तो जैसे कि हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं, है ना, बहुत सारे फॉरेस्ट को काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या, तो जो यहाँ की स्पीशीज हैं जो यहाँ पर एडॉप्ट हो चुकी थी वो आपकी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा बात ये? यस सर। ठीक। यस सर। अब देखें आप, ये बहुत बड़ा जंगल है अमेज़न फॉरेस्ट, इसका ये डिफोरेस्टेशन करा गया है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन करा गया, मतलब कुछ टुकड़ा काट के सड़क पे से निकाल दिया गया, जिससे कि एक रोड चलता रहे। ये आपने देखो जंगल, सड़क बना दी गई, सॉरी सड़क पे से निकाल रहा हूँ, सड़क बना दी गई जिससे कि आपको एरिया मिल जाए, जंगलों में के बीच में से एक सड़क निकाल दी गई है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, जंगल को खत्म करना, ठीक है। अब अमेज़न फॉरेस्ट जो है उसको कट करा जाता है फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन, ठीक, एंड फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड फॉर कैटल। तो इन सब चीजों के लिए जब आप किसी भी फॉरेस्ट को या किसी भी जगह को या किसी भी जंगल को आप कट करोगे तो होगा क्या कि वहां की स्पीशीज बेटा अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी नए कल्चर में, या फिर वो आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। चलिए, ये आसान आसान टॉपिक है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। ठीक, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, जब आप किसी चीज का ज्यादा शिकार करते हैं या ज्यादा उसको पकड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है कि वो चीजें फिर आपकी खत्म होने लगती हैं। एग्जाम्पल आपको याद करना रहेगा, स्टेलर सी काउ, ठीक, और पैसेंजर पिजन, ये आपके एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ज्यादा एक्सप्लोर करोगे तो आपका ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन कहते हैं जो वहां की ना हो, ठीक है। अगर मान लो ये आपको दिख रहा है, यहां पर ये स्पीशीज दिख रही है, यस सर। है ना, तो ये स्पीशीज को इन्होंने बनाया ऐसे है कि ये खतरनाक स्पीशीज है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पर नई स्पीशीज फिश की इंट्रोड्यूस कर दी गई, तो बाकी फिश देखते हो आप ये डरी हुई हैं, बिकॉज
अब ये क्या करेगी, या तो इनको खाएगी, या फिर इस तरीके से यहां पर ये रहना शुरू करेगी कि दूसरी फिश का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। मैंने एग्जांपल फिश का दिया, वो कोई भी स्पीशीज हो सकती है। अगर कोई स्पीशीज आके दूसरी स्पीशीज का सर्वाइवल मुश्किल कर देती है तो उसका सर्वाइवल क्या होगा, एक्सटिंक्शन के पास आ जाएगा या फिर डिक्लाइन हो जाएंगी। भाई एक है इंडिजीनियस स्पीशीज जो वहां रह रही हैं, एक स्पीशीज आपकी एलियन स्पीशीज जो कि नई नई वहां पर आई हैं। तो एलियन स्पीशीज क्या कई बार क्या करती हैं, इस तरीके से वहां पर हमला बोलती हैं या पर इस तरीके से ग्रो करती हैं कि इंडिजीनियस स्पीशीज को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो जब मुश्किल हो जाएगा तो वो आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब एग्जाम्पल देख लें आप लोग एलियन स्पीशीज इन्वेजन के। जो आपकी जगह है लेक विक्टोरिया, ठीक ईस्ट अफ्रीका में है, तो वहां पर एक फिश इंट्रोड्यूस कराई गई थी जिसका नाम है नील पर्च। ठीक है, अब इसने क्या काम करा, इतनी छोटी छोटी मछलियों की दिख रही है आपको, ये एक्वेरियम फिश टाइप की, 200 से ज्यादा सिचिल्ड फिश को उसने खत्म कर दिया उस लेक में। ठीक, क्योंकि ये तो क्या थी बेटा आपकी एलियन, और ये क्या थी आपकी इंडिजिनस। ठीक है, अब एलियन स्पीशीज जैसे ही उस लेक में आई जहां पर इंडिजिनस फिश रह रही थी, उसने 200 से ज्यादा स्पीशीज सिचिल्ड फिश की खत्म कर दी। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। ठीक है बेटा? अब बहुत सारी ऐसी वीड्स स्पीशीज हैं जैसे कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया जिसे हम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये इंट्रोड्यूस होती हैं आसपास तो ये क्या करती हैं, आसपास की फसलों को ग्रो नहीं होने देती, ये जहर का काम करती हैं, मतलब ये उसको ग्रो नहीं करने देती। तो बेसिकली है क्या, ये वीड स्पीशीज हैं। तो वीड स्पीशीज तो बेटा इंडिजिनस हो ही नहीं सकती, ये आपकी कैसी होती है एलियन स्पीशीज, जो कि दूसरी स्पीशीज को, जो आपकी नेटिव स्पीशीज है, उनको जिंदा नहीं रहने देती। तो इस तरीके से भी आपकी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। देखें आप, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, जिसका नाम है क्लैरियस गैरीपाइनस। ठीक है, अब उन्होंने क्या काम करा, उसको एक्वा कल्चर के लिए यूज करना शुरू करा। अब जब एक्वा कल्चर के लिए यूज करा तो जो इंडिजीनियस कैटफिश थी वो खत्म होने लगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो बाहर की स्पीशीज आती है तो वो अपना सर्वाइवल देखेगी, ना कि उनके बारे में सोचेगी। ये तो प्रकृति का नियम है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सबसे पहले किसके बारे में सोचता है, खुद के बारे में, है ना, खुद के सर्वाइवल के बारे में। अगर वो ये बात नहीं सोचेगा तो वो खुद ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर ह्यूमन रेस अपने बारे में सोच के सिर्फ जानवरों के बारे में सोचेगी तो एक दिन क्या होगा, ह्यूमन रेस ही खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइकिल है, चलती रहती है। मगर क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है। हम बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर भी नहीं सकते क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड्स हो। हमारी एक क्या चल रही है, फूड चेन चल रही है। ठीक, और फूड चेन में हमने कल एक बात पढ़ी थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, एक थोड़ा सा हमने पढ़ा था, है ना, कि अगर एक दो पेज को निकालोगे यानी कि एक दो स्पीशीज खत्म होंगी तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर ज्यादा स्पीशीज जाती हैं तो थ्रेट हो जाएगा। दूसरी चीज, कुछ की स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की है कि इन स्पीशीज को सेव करें। वो आगे देखेंगे। को एक्सटिंक्शन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है को एक्सटिंक्शन, एक साथ एक्सटिंक्ट हो जाना। आपको मालूम है कि पैरासाइट जो है वो क्या करता है, आपका को इवॉल्व, याद आ रहा है, पैरासाइट आपका को इवॉल्व करता है। अगर होस्ट इवॉल्व होगा तो पैरासाइट भी इवॉल्व होगा। तो जाहिर सी बात है अगर होस्ट एक्सटिंक्ट होगा तो पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट, है ना, क्योंकि पैरासाइट क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, होस्ट नहीं बदलता वो। जैसे कि आपको मालूम है मॉस्किटो के होस्ट कौन कौन से, प्लाज्मोडियम के होस्ट कौन कौन से हैं, मॉस्किटो और ह्यूमन। मॉस्किटो और ह्यूमन।
तो जाहिर सी बात है आधी लाइफ साइकिल उसकी मॉस्किटो में कंप्लीट होती है, आधी लाइफ साइकिल ह्यूमंस में। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मॉस्किटो एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो तो खुद ब खुद एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि आधी लाइफ साइकिल किस में कंप्लीट कर। पहली बात तो वो कहाँ जाएगा, ह्यूमंस के अंदर पहुंचेगा नहीं। यस सर, क्योंकि मॉस्किटो के द्वारा ही आता है। यस सर, मॉस्किटो के द्वारा आता है, तो इसका मतलब वो प्लाज्मोडियम भी खुद ब खुद मर जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब मान लो कि प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म है, ठीक। अब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो बर्ड्स पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए। भाई आपको पढ़ा होगा, जैसे यूका मोथ प्लांट जो होता है। अरे वेरी गुड, ये किसने बताया? यक्का मोथ, मोहसिन। मोहसिन, वेरी गुड मोहसिन। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको दिमाग में डाल लो। मोहसिन ने कहा, ये आपसे पूछा भी आ सकता है नीट में, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, ये डिपेंडेंट होते हैं। यक्का ऑब्लिगेटरी, जो भी बोलो, पॉलिनेशन के लिए उसको अंडे देने के लिए जगह चाहिए मौत को, और यूका क्या चाहिए? पॉलिनेशन। तो अगर एक भी एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम को एक्सटिंक्शन, क्योंकि जब एक स्पीशीज के साथ दूसरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है, वो आपका कहलाता है को एक्सटिंक्शन। ठीक, सबको समझ में आ गया? यस सर। अब देखो, एक्सटिंक्ट होते रहे तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो क्या हमारा फर्ज क्या बनता है, खास करके इंसानों का, क्योंकि जानवर तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, कि बायोडायवर्सिटी क्या करा जाए, कंजर्व करा जाए, बचाया जाए, कैसे भी करके बचाया जाए। क्योंकि अगर बायोडायवर्सिटी में बड़ी बड़ी दिक्कतें आई तो ह्यूमन रेस का बच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि हमें बायोडायवर्सिटी से बहुत कुछ मिलता है। ठीक, क्या क्या मिलता है बायोडायवर्सिटी से? हम ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या क्या मिलने वाला है बायोडायवर्सिटी। पहला आपका नैरो यूटिलियरियन आर्ग्यूमेंट, कि आपको नैरोली थोड़ा बहुत क्या मिलता है, या लो लेवल पे क्या मिलता है, मतलब छोटे एरिया में क्या मिल जाता है, ब्रॉडली क्या क्या मिलता है, और एथिकल क्यों जरूरी है। तो ये तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे, हम बायोडायवर्सिटी को क्यों बचा रहे हैं। देखो, नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट क्या है। देखो, जितने भी इंसान हैं, ठीक, वो सब के सब इस अर्थ से, इसकी डाइवर्सिटी से इकोनॉमिक बेनिफिट उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम ये क्या लेते हैं नेचर से? फूड लेते हैं। नेचर से क्या लेते हैं बेटा? फायरवुड लेते हैं, फाइबर लेते हैं, कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे टैनिन्स, भाई पॉलिशिंग के काम आता है, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन, परफ्यूम, मेडिसिन, की दुनिया भर की चीजें कहां किससे मिल रही है हमें? प्लांट्स से, नेचर से, प्लांट से, है ना। और अगर हम इनको बचाएंगे नहीं तो एक ना एक दिन क्या होगा, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक, मोर देन 25% जो ड्रग्स हैं वो किससे मिल रही है हमें? प्लांट से। ठीक, 25,000 स्पीशीज ऐसी हैं प्लांट्स की जिसकी क्या है, मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे नीम है, करेला है ना, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। तो वजह क्या है? ये सारी वजह हैं। नैरोली यूटिलियन आर्गुमेंट क्या है कि हमें इसलिए बचाना है क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है हमें नेचर से। भाई मार्केट है पूरा, क्या मेडिसिन मार्केट में नहीं बिकती? कि डाइज आपके मार्केट में नहीं बिकती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आपके मार्केट में बिकते हैं। तो ये आपको कहीं और से तो आ नहीं रहे, आ कहां से रहे बेटा? ये सब नेचर से आ रहे हैं। और नेचर को सेव करना फिर किसकी जिम्मेदारी हो गई? ह्यूमन की, हमारी, है ना। वेरी गुड, ठीक है। नैरो यूटिलियरियन आर्गुमेंट तो ये हो गया बेटा। अब ब्रॉडली यूटिलियरियन आर्गुमेंट क्या है कि इकोसिस्टम सर्विस में बहुत बड़ा रोल है बायोडायवर्सिटी का। 20% जो टोटल O2 अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वो अकेला कौन दे देता है? अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है। दूसरा, आपका पॉलिनेशन जो होता है बहुत सारे इंसेक्ट कर रहे होते हैं, तो इनको बचाना भी बहुत जरूरी है। भाई बीज हैं, बम्बल बीज हैं, ठीक, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, स्नेल है, लिजर्ड हैं, दुनिया भर की चीजें तो आपका पॉलिनेशन करती हैं। तो आप किसको छोड़ोगे, है ना। क्यों पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो बस सोचना ही मत कुछ भी, ठीक। और आपको खूबसूरती का प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है, देख के हरियाली, आंखों को सुकून मिलता है। तो ये भी आपकी जरूरी है। तो इसलिए यहां पर एक लाइन लिखी, जरा पढ़ना बेटा, क्या लिखा है ये? लंग ऑफ द प्लांट, यानी कि ये लंग्स है प्लानिट के। बिकॉज 20% जो टोटल O2 है वो कहां से आ रहा है? अमेज़न से। अमेज़न फॉरेस्ट।
है ना। इस फॉरेस्ट से 20% आपको टोटल O2 मिल रहा है, तो यानी कि यही हो गया आपका लंग। ठीक है, सर इस एथिकल। बार तो उसमें फायर, फॉरेस्ट फायर हो गई सर। बड़ा दुख वाली बात है ये तो भाई, नेचुरल और कई बात ह्यूमन मेड कॉज हो जाता है, फिर भी प्रोटेक्शन काफी करा जा रहा है अब उसका। एथिकल आर्गुमेंट देखो, एथिक्स क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं कि जो कायदे की बात हो, है ना। हर स्पीशीज की अपनी एक वैल्यू है, हर किसी को जीने का हक है, ये बात एथिकल है, हाँ है ना। यस सर। यस है ना। सर। तो इस एथिकल आर्गुमेंट पे हम लोग का फर्ज होता है कि बायोडायवर्सिटी को बचा के रखें, चाहे वो उसमें प्लांट्स हो, छोटे छोटे बर्ड्स हो। आपने देखा होगा ये छोटी छोटी जो बर्ड्स हैं ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, बहुत कम दिखती हैं ये, ठीक। स्पैरोस, स्पैरोज, है ना। ये सब जी के सर। सब आपके क्या होते हैं, इनका वो है, इनका राइट है कि ये जिंदा रहें, और ये केयर के साथ जिंदा रहें। ऐसे नहीं कि पड़ गई तो कहीं पड़ी हुई, नहीं, हमारी हमारी मॉरल ड्यूटी कि इनको कायदे से रखा जाए। ठीक है। अब जी सर। किस तरीके से आप इनको कंजर्व करेंगे? देखो दो तरीके हैं, बड़ा आसान तरीके हैं। पहला तरीका जो है बेटा इन सिटू, यानी कि जिस जगह पर ये लोग हैं उस जगह पे ही कंजर्व कर दो। ऑन साइट, यहां पे लिखा हुआ है एक वर्ड बेटा, ऑन ऑन साइट। साइड। ठीक है, जिस जगह पे ये लोग रह रहे हैं उसी जगह पे बाउंड्री खींच के इनको कंजर्व कर दो। ठीक, इन सिटू। दूसरा है आपका एक्स सिटू, मतलब कि वहां पर इनके नेचुरल हैबिटेट से इनको उठा के लेके आओ, दूसरी जगह लाके प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो या कंजर्व करना शुरू कर दो। तो दो तरीके से आप कंजर्वेशन कर सकते हैं, एक इनके नेचुरल हैबिटेट में, वो कहलाएगा इन सिटू कंजर्वेशन। दूसरा आपका इनके दूसरे हैबिटेट में, आप मैन मेड हैबिटेट में, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, दो हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है। अब ये जो कंजर्वेशन होगा, ठीक, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, हालांकि उनको जेनेटिक रिसोर्सेज कहते हैं, कहां पर? नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में, जहां पर वो आते हैं उन्हीं का हो इकोसिस्टम। वो ऐसा नहीं हो कि आपने अलग से बना दिया हो। ठीक है, मतलब अलग से बनाने का मतलब क्या कि उनके हिसाब का नहीं हो। ठीक है, तो सर हाँ, सर पिछली बार स्लाइड्स दिखाना सर, स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा बेटा, अच्छा। ये मैं स्लाइड आपको मैंने चैप्टर भेज देता हूं, आज मैं भेजने वाला हूं ये वाला चैप्टर आपको पूरा कल के स्लाइड्स मिल में गए थे सर? हाँ, पूरी स्लाइड्स भेज देता हूं मैं आपको। कल के दोनों चैप्टर मिल गए थे, दो भेजे थे मैंने, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और दूसरा आपका कौन सा पढ़ा, इकोसिस्टम। दोनों चैप्टर भेज दिए मैंने। नहीं मिले नो सर। सर। मैम को दे दिए, मैम से आप ले लेगा। ठीक है, आज मैं ये भेज दूंगा अभी क्लास खत्म होते ही। ठीक है, तीनों चैप्टर ले मैम लेगा। स्टोर कर रहे, मैम स्टोर करके रखेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, मैम के पास होंगे, आप मैम से ले लेगा, मैम ले लेंगे। ठीक है यस सर आपके नोट्स देख के सब कुछ विजुअलाइज हो जाता है, बहुत अच्छा समझ में आता है। थैंक यू बेटा, बस आप लोग समझते रहो बढ़िया से, है ना, बढ़िया नंबर दे। अब हम लोग बात करेंगे कि इन सिटू कंजर्वेशन की। ऑन साइट किस जगह पे, मतलब जिस जगह पे वो हैं, या तो आप ऐसी जगह बनाइए जिस जगह वो रहना पसंद करते हैं, या फिर वो जहां पर रह रहे हैं उसी एरिया को आप कंजर्व कर दो। ठीक, ये कहलाता है आपका इन सिटू कंजर्वेशन। इसमें क्या क्या होता है बेटा? अब पॉइंट ये, नेशनल पार्क इन सिटू कंजर्वेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, कौन सा इनमें से इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है? तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा किसका, इन सिटू कंजर्वेशन का। पहला नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, कल्चरल लैंडस्केप और नेचुरल मॉन्यूमेंट्स। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल किसके हैं, इन सिटू कंजर्वेशन में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेटा कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। दिख रहा है बड़ा खूबसूरत सा ये, जहां पर हाथी घूम रहे हैं, है ना। यस सर। देखो ये स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है, मतलब कि कोई भी
मैन मेड एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी, इंसानों की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती नेशनल पार्क में कि आपने थोड़ी जमीन ले ली ना, नहीं हो सकता। आप कल्टीवेशन करना चाहते हो, नहीं, नेशनल पार्क में नहीं होगा। आप चराना चाहते हो अपने जानवर, नहीं। यहाँ पर जिस एनिमल के लिए या जिन एनिमल्स के लिए ये पार्क बनाया गया है वही रहेंगे। इनको फिर क्या होता है, इनके लिए कैसा हो जाता है, ये इनका नेचुरल हैबिटेट जैसा हो जाता है और ये आसानी से सर्वाइव सर, करते हैं। तो सर जो ये जो है इराविकुलम जो पार्क है सर, नेशनल पार्क सर, ये केरला में है सर। ये उस एलिफेंट के लिए ही है किसी और के लिए भी? नहीं, और भी आते हैं, और भी होते हैं जानवर, मगर जो मेजोरिटी होती है हम उसको दिखाते हैं। मेजोरिटी किसकी है सर इसमें? एलिफेंट्स की है, बाकी तो और भी मिल जाएंगे पार्क में, नेशनल पार्क में। थैंक यू। ठीक है, ओके तो सर। इराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। दूसरा आपका रहता है सेंचुरीज। अब देखो, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, प्रोटेक्शन किसको दी गई है, एनिमल्स को। अब थोड़ा सेंचुरी में और नेशनल पार्क में थोड़ा सा फर्क समझे। नेशनल पार्क में कोई भी आपका इंटरफेरेंस नहीं होता ह्यूमंस का, पर जो सेंचुरीज होती हैं यहां पर क्या होता है कि आप टिम्बर्स को कलेक्ट कर सकते हैं, लकड़ियां वगैरह, थोड़ा सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और थोड़ी बहुत जमीन भी ले सकते हैं, पर कितनी, उतनी हद तक कि जहां तक एनिमल को नुकसान ना हो, ना पहुंचे, है ना। मान लो कि ये फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है, ठीक, और ये आपका इतने एरिया में एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, अंदर वाले सेंटर वाले। तो अब बाहर के एरिया में अपना सब कुछ कर सकते हैं इस सेंचुरी के, वो भी एक उन्होंने बना दिया होगा। इसके अंदर नहीं जा सकते, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो एनिमल्स को नुकसान पहुंचेगा, और एनिमल को नुकसान पहुंचेगा तो एनिमल कंजर्व नहीं रह पाएगा। तो एग्जाम्पल कौन सा है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, ठीक है बेटा। Yes, sir. बायोस्फीयर रिजर्व, देखो बायोस्फीयर रिजर्व ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आता है आपके मल्टीपर्पज बायो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ध्यान से सुनना। मल्टीपर्पज, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसको जिससे कि आपको याद रहे, मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज। दूसरा जो चीज है, इसको यूनेस्को ने इनिशिएट करा था। यूनेस्को जानते हैं आप, सुना होगा सबने नाम यूनेस्को का। तो Yes, एक sir. संस्था है, यूनेस्को ने शुरू करा था अंडर MAB। MAB आप सब फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। किसके अंडर आया था ये, अच्छा दिख रहा है सबको बेटा जो मैं लिख रहा हूं? Yes, sir. गुड, ठीक है। यूनेस्को ने शुरू करा था बायोस्फीयर रिजर्व को। अब जरा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। बायोस्फीयर के हैज 3 जोन्स, 3 जोन्स होते हैं। देखो बेटा, एक बार इसको बना ले रहे हैं और थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तो ठीक होगा। कोशिश ही करेंगे सारा सही सही बन जाए, ठीक। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, 3 सर्किल बनाए हैं मैंने, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो ये जो है सर्किल बेसिकली क्या, 3 जोन है। देखो, एक ये जोन, दूसरा वाला ये जोन, और तीसरा आपका इंटरनल जोन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड जो जोन है वो आपका सेंटर जोन है, जिसको हम लोग कहते हैं कोर जोन, ठीक है। यहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। यहां जानवर रह रहे हैं, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। सेंटर का जो जोन है, कलर बदल दूंगा अगला, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है? Sir, नहीं देख रहा. चलिए मैं ऊपर वाले का कलर बदल दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला जोन जो था कोर जोन था, दोबारा लिख दूंगा उसको। दूसरा जो
इसके मिडिल वाला जोन होता है उसको हम लोग कहते हैं बफर जोन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है, लाइक रिसर्च एक्सेट्रा। ठीक है, बीच वाले में लिमिटेड, और सबसे बाहर वाला जो जोन है वो आपका ट्रांजिशन जोन। यहां पर आपकी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। ठीक, इसमें आपकी ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। अब वो ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी होंगी, ये नहीं होगा कि भाई कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉपिंग जानते हो ना आप लोग? खेती करना सर? हाँ, खेती करना, क्रॉपिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, ये सब काम आपके कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो लास्ट जोन भी लिख दे रहा हूं मैं। लास्ट जोन जो था वो शायद आपको दिखा नहीं होगा, कोर जोन। ठीक है, सेंटर वाला जोन जो है, बिल्कुल बीच वाला जो जोन है वो आपका कोर जोन होता है, और इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, है ना, नो ह्यूमन एक्टिविटी। देखो बेटा, बायोस्फीयर से आपके क्या क्या सवाल आ सकता है। बायोस्फीयर किसने शुरू करा था? यूनेस्को ने शुरू करा था। कौन से प्रोग्राम के अंदर आता है? वो आपका आंसर होगा MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आता है। बायोस्फीयर के कितने जोन होते हैं? आपके 3 जोन होते हैं। पहला जो आउटर मोस्ट जोन है वो आपका ट्रांजिशन जोन है, मिडिल जोन है वो आपका बफर जोन है, इनर जोन है वो आपका कोर जोन है। जितना बाहर जाते होगे उतनी ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, पर सेंटर पे, कोर पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? सर एक मिनट सर, नोट कर रहे हैं सर। हाँ, इसको नोट कर लो आप, कोई वो नहीं। डन सर। ओके, सेक्रेट ग्रुप्स। देखो, बहुत सारे ऐसे जंगल हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पर धार्मिक आस्थाओं की वजह से, जिसको हम कहते हैं बेटा रिलीजियस बिलीफ की वजह से, हम लोग फ्रेगमेंट्स को या फॉरेस्ट को हम लोग वहां से सड़कें नहीं निकालते, वहां से कटाई छटाई नहीं करते, क्योंकि उस जगहों की क्या होती है, आस्थाएं है कि इनको काटा नहीं जा सकता, बहुत ही ये पाक हैं, सेक्रेड हैं, है ना, पवित्र रिचुअल्स है। होते हैं सर। यस सर, क्या बेटा? रिचुअल्स होते हैं बहुत सारे लोगों के। हाँ, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं भाई, अपनी अपनी आस्थाएं। हिंदुस्तान विभिन्नताओं की जगह है, यहाँ पर तो बहुत कुछ है, हर एक में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी का किसी न किसी चीज में बिलीव्स है। तो उन बिलीव्स की रिस्पेक्ट करते हुए बहुत सारे क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स हैं, यानी कि सेक्रेड फॉरेस्ट हैं, जिनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। जैसे कि सेक्रेड ग्रुप्स इन खासी एंड जैंतिया, ये किस में मिलेंगे आपको? मेघालय में। ठीक, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा चंदा बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सब जगहें क्या है, किस में आती हैं बेटा? सेक्रेड ग्रुप्स में। इसको हम लोग नहीं छू सकते, क्योंकि फिर लड़ाई दंगे हो जाएंगे, है ना। इतना समझ में आया? Yes, sir. अब होता है कि ex-situ कंजर्वेशन, कंजर्व करके रखना कहां पे? आउटसाइड, है ना, आउटसाइड देयर हैबिटेट, जहां वो रहते हैं उनके हैबिटेट के बाहर। ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर अगर आप किसी को भी प्रिजर्व करके या कंजर्व करके रख रहे हो, वो कहलाता है आपका ex-situ कंजर्वेशन। इसमें पहला आता है आपका जेनेटिक रिसोर्स सेंटर। ठीक,
तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है जूलॉजिकल पार्क। ये जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स आप समझिए, इसको डिटेल में आगे समझेंगे। दूसरा जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। देखा होगा आपने बहुत सारे डिस्कवरी वगैरह में ऐसे लोग देखते रहते हैं, गाड़ी में रहते हैं, ये सब शेरवेर चलते रहते हैं, ये सफारी पार्क कहलाते हैं बेटा। आप सफारी गाड़ी में घूम रहे हैं और आपको जंगल का जंगल दिखाई जा रहा है या जानवर के जानवर दिख रहे हैं। बॉटेनिकल गार्डन्स, बहुत सारे गार्डन्स हैं। जीन बैंक्स, जहां पर आप जीन स्टोर करके रखते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत ही ज्यादा -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप स्टोर करके रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, वो आपका क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? सीड बैंक भी तो हो सकता है। हाँ, सीड बैंक भी है। सीड बैंक, वेरी गुड, सीड बैंक लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। एक्चुअली सीड बैंक पे हमने एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा बेटा, जो है ना जेनेटिक रिसोर्स। हाँ, सीड बैंक। ओके सर। है ना, सीड बैंक, क्योंकि सीड के अपने आप में पूरा कंप्लीट जीनोम है ना। यस सर। तो सीड में क्या है, वो पूरा जीनोम है। तो सीड बैंक आपका जेनेटिक रिसोर्स सेंटर में आता है। बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क्स हैं जिनको हम लोग सेव कर, जिसमें हम जानवरों को सेव कर। भाई जू जा गए हो ना बेटा आप, सब लोग गए भी नहीं होंगे तो आइडिया तो होगा ही, है ना। तो जू क्या होता है, गए है ना, तो जू में आपको जानवर देखने को मिल जाते हैं। तो जू उनकी रहने की जगह तो है नहीं, उनको तो उठा के लेके आया गया होता है कहीं और से। जैसे व्हाइट टाइगर आपने देखा होगा, व्हाइट टाइगर तो है ना, व्हाइट टाइगर का हैबिटेट तो दूसरा है, पर आपको दिखाने के लिए आप उनसे फैमिलियर हो जाए या आपका एंटरटेनमेंट हो जाए, इसलिए उनको जू में रख देते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बहुत सारे पार्क ऐसे हैं जिसमें कि आप लोग आसानी से घूम सकते हैं, मगर वो उनकी वो हैबिटेट नहीं है, बस रखा गया है। बोटेनिकल गार्डन्स, बहुत सारे अपने बोटेनिकल गार्डन क्लास 11th में ही पढ़ा होगा। क्यू, लंदन का इंडियन बोटेनिकल गार्डन है। या फिर आप पूरा सीड स्टोर कर लेते हैं, स्पर्म स्टोर कर लेते हैं, सीमेन कलेक्ट करके रखते हैं। तो दिस इज द जीन बैंक। क्रायो प्रिजर्वेशन हम किसे कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन सुन लो बेटा आप लोग। तो अगर आप एम्ब्रियो को, क्या बेटा? किसी का भी सीमन सर 196 नाइट्रोजन। हाँ, सीमन है, एम्ब्रियो है, गैमीट्स है, एनिमल सेल है, टिश्यू है, उसको अगर आप -196 डिग्री, ध्यान से सुनो, -196 डिग्री इन लिक्विड नाइट्रोजन, है ना। दो चीज, एक तो पहली चीज यहां पर क्या कह रहा है, 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, ठीक है। दूसरा क्या हो, किस में रखोगे आप? इन नाइट्रोजन लिक्विड, नाइट्रोजन में। तो अगर आप इसमें उसको एम्ब्रियो को, गैमीट्स को, टिश्यू को, और आपके किसी भी चीज को जो आपको स्टोर करके, सेल्स को, पॉलन ग्रेन्स भी तो होती हैं। बिल्कुल 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 बेटा, पॉलन ग्रेन गैमेट ही तो करेगा, बनाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी गुड, है ना। तो आपके ये सब चीजें क्या है, स्टोर हो सकती हैं किस तरीके से? क्रायो प्रिजर्वेशन से। तो हमें कुल मिला के प्रिजर्व ही तो करना है, बचा के तो रखना है, जिससे कि खत्म ना हो, है ना। काम तो ये करना चाह रहे हैं हम, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाह रहे हैं। तो दो तरीके से कंजर्वेशन कर रहे हैं, एक तो इन सिटू कंजर्वेशन, एक आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन हम देख चुके कहां पर होगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन आपके सामने रहा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ये क्वेश्चन सर आ चुका है नीट में, बिल्कुल आता है यही क्वेश्चन बेटा, इसी में से ही आते हैं, कोई नई चीज नहीं आती नीट में। बस क्या होती है, मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, कई बार हर चीज को करना करके देखना पड़ता है। इस चैप्टर से तो ये आता है एक्स2 इन2। बेटा इस चैप्टर से तो सर यही आता है एक्स2 और इन2। आपका हॉटस्पॉट्स भी आएगा, देख लेना, हॉटस्पॉट्स भी आएगा, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाता है कहां पर कौन सा आपका रिच है ना, जहां पर स्पीशीज की स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का फॉर्मूला आ सकता है आपके पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ग्राफ पूछा था एक बार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस पूछेंगे, ठीक है। अब जरा हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं। हॉटस्पॉट वो जगह होती हैं जहां पर स्पीशीज हमें बहुत घनी मिलती हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा स्पीशीज की रिचनेस होती है, ठीक है। अब
हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, एंडेमिज्म, ठीक है। अब एंडेमिज्म कैसे कहते हैं? अगर स्पीशीज उसी एरिया पे रह रही है, मतलब कि मान लो कुछ हमें 9 स्पीशीज आपके, फॉर एग्जांपल हमने देखा था वेस्टर्न घाट्स आर मोर डाइवर्स इन एम्फीबियन देन ईस्टर्न घाट्स, याद आ रहा है? मेंढक Yes, हमने sir. पढ़े यस थे, सर, है ना? स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी जब हम पढ़ रहे थे, तो अब जो मेंढक थे वो 9 जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, तो वो क्या थे, वो कन्फाइंड थे, वो उसी जगह मिल रहे थे, ठीक है। तो हॉट स्पॉट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो स्पीशीज रिचनेस होती है, दूसरी हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होती है। कि मान लो कि ये आपके हॉट स्पॉट है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, वेस्टर्न घाट्स ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो ये हमने बना लिया एक एरिया वेस्टर्न घाट का। तो यहां पर क्या है, एक तो हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस आ रही है, ठीक, प्लस ये जो स्पीशीज आ रही हैं ये यहीं मिलेंगी, और उसके अलावा मिलना दूसरी जगह पे मुश्किल होता है, ठीक है। ये जो चीज है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म कहलाती है, कि स्पीशीज जो है एक ही जगह पे कन्फाइंड हो गई, और एक ही जगह पे कन्फाइंड होने की वजह से कैसी हो जाती हैं, ये थ्रेटेंड हो जाती हैं, खतरा हो जाता है। 34 हॉट स्पॉट क्या है इन द वर्ल्ड? कितने हॉट स्पॉट है? 34। और इंडिया आपका कवर करता है 3 हॉट स्पॉट, जैसे कि आपका वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। तो ये आपके 3 हॉट स्पॉट हैं जो कि इंडिया की बायोडायवर्सिटी के रीजन को कवर करते हैं। सर और फोर्थ भी तो आ चुका है सर, मगर वो इंक्लूड नहीं है एनसीईआरटी में। बिल्कुल आता है, बहुत सारे आते हैं। देखो ये आपका वेस्टर्न घाट है, आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा यहाँ पर। ग्रीनरी देख रहे हो, इसको देखो, पिक्चर को देखो, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैसे डाइवर्स नहीं होगा, कैसे स्पीशीज रिचनेस नहीं होगी। होगी, डेफिनेटली होगी, है ना। और दूसरा देखो इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, 100% स्पीशीज रिचनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी, ठीक। तो एक हिमालय देखो क्या खूबसूरत जगह है, तो यहां पर भी आपकी स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब जितने भी हॉट स्पॉट हैं वो आपके केवल 2% से कम एरिया अर्थ का कवर करते हैं, है ना, ठीक है। पर उसके बावजूद भी वहां पर क्या है, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, इसीलिए उनको हॉटस्पॉट कहलाते हैं। अदरवाइज हॉटस्पॉट कहोगे क्यों? अगर वहां पे स्पीशीज रिचनेस नहीं होगी तो आप कहोगे नॉर्मल जगह है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्पीशीज रिचनेस है तभी तो आपने क्या कहा कि ये जगह कैसी है बेटा, हॉटस्पॉट, है ना। अगर हमने क्या करा है, अब इनको हॉटस्पॉट का भी प्रोटेक्शन शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन था वो 30% कम हो गया है, ठीक है बेटा। इंटरनेशनल लेवल पे भी एफर्ट करे गए हैं। लास्ट टॉपिक चला, बिल्कुल खत्म पे है, ये चैप्टर खत्म पे है बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पे भी एफर्ट करे गए हैं कि बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए 2 समिट करे गए थे, कॉन्फ्रेंस, समिट समझ जाओ आप, कॉन्फ्रेंस, है ना, मीटिंग्स करी गई थी। पहली जो बेटा सवाल आता है, पहली मीटिंग कहां पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो में या जेनेरो में। ये है आपका कहां पर? ब्राजील। अर्थ समिट के नाम से रियो डे जेनेरियो में हुई थी, सिटी है ये, कहां पर है? ब्राजील में, इन 92, ठीक। एक एम होता है इनका कि भाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कम बचाया जा सके, ठीक। कैसे? कंजर्व करके, सही तरीके से यूज करके बायोडाइवर्सिटी का। ऐसा ना हो कि पैसा कमाने के चक्कर में पगला ही जाए कि सारा जंगल काट के रख दिया, है ना। दूसरा, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, या जेनेटिक रिसोर्सेज जितने भी बेनिफिट्स आ रहे हैं उनको आराम से शेयर करें, आपस में शेयर करें, जिससे कि डेवलपमेंट अच्छा हो हर कंट्री का। तो पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका नाम था बेटा आपका अर्थ समिट। ये आपकी रियो डी जेनेरो में हुई थी 1992 में, दैट इज अ सिटी इन ब्राजील। ओके बेटा। यस सर।
दूसरी जो वर्ल्ड समिट हुई थी वो जोहानिसबर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका में हुई थी 2002 में। ठीक है, इन्होंने भी ये बहुत बड़े लेवल पे हुई थी। इसमें आपकी 190 कंट्री ने प्लेज ली थी, कसम खाई थी कि हम लोग सारे के सारे मेहनत से काम करेंगे और बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। कम करेंगे, है ना? ओके सर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है बेटा, तो कल हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का, एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, इशू। अब समझ में आ गया? किसी कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में? नो सर। नहीं? ठीक है फिर। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ, इस चैप्टर्स में बहुत सारी पर्टिकुलर वैल्यू हैं, तो वो सारी याद करनी है सर? बेटा चैप्टर वैल्यू बेस्ड है बेटा ये। जैसे कि आपका कितने हॉटस्पॉट्स हैं और कितना आपका इंडिया कौन से नंबर पे है, या कितने में से इंडिया नंबर पे है, कितना % आपके इंसेक्ट्स हैं, तो चैप्टर इसी का है, इसी मतलब का है इसमें। और इसके अलावा थ्योरेटिकल तो वो आपसे पूछेगा नहीं इस चैप्टर से, है ना? जैसे जेड वैल्यू आपको याद रखनी है, 0.1 से लेकर 0.2 आए तो स्लोप कैसा आएगा, ज्यादा आए तो स्लोप कैसा आएगा, तो वैल्यू बेस्ड है चैप्टर ये। ठीक है, और सर वो स्पीशीज नंबर जो था 498 400 से ज्यादा, ये सारे याद नहीं, रखने? वो इतना नहीं है। आप उसको अगर नहीं हो पा रहा है तो वो इतना पिक्यूलियर नहीं जाएगा कि आपसे एक एक स्पीशीज का नंबर पूछेगा। वो आपसे कैसे, जैसे हमने कल एक, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकना बेटा थोड़ा सा, मैं आपसे सवाल थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कैसे पूछा था। आपको याद होगा कल हम वो पढ़ रहे थे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के हिसाब से, जी सर। है ना? एक पाई चार्ट पढ़ रहे थे, मैं उसी को निकालूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सवाल आएगा आपको। देखिए, ये आपका सवाल यहाँ से आ सकता है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो आपको रट्टा यहाँ पर मारना पड़ेगा 23.52 लेकर 23.5 साउथ। एक सवाल यहाँ पर बन गया। ठीक है, ओके सर। अब उसके बाद आपसे ये है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा स्पीशीज कहाँ पाई जाएंगी, कोलंबिया, इंडिया, न्यूयॉर्क, ग्रीनलैंड। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई नियर इक्वेटर दे रखा है तो जाहिर सी बात है कोलंबिया पे ज्यादा होंगी। ठीक, और अगला ये तो आपसे नहीं पूछने वाला एक एक चीज, तो इसमें आप बेफिक्र इन्हीं रहिए। को पूछ रहे थे, वो नहीं करना ना? नहीं, इतना नहीं पूछना करना, आप बेफिक्र रहिए। मैं एक और चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन सर वो तो सर क्रम तो पूछ सकता है ना इनका, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है। हाँ, वो आपको पूछ सकता है, वो तो नंबर आपको नहीं याद रखना है, मैं इतना तो याद रखना ही पड़ जाएगा कि कौन से ज्यादा है। आप इस चार्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एनसीईआरटी में भी है, ध्यान रखना, इसको आप जरूर देख लें, है ना? क्योंकि आप ये मिटा देगा वो यहाँ से। ठीक है, इनमें से कोई भी चारों नहीं लेबलिंग आ मिटाएगा। सकती है। हाँ, लेबलिंग आ सकती है, इन चारों नहीं मिटाएगा, हो सकता है 2 मिटा दे, हो सकता है 1 मिटा दे। तो आपसे पूछ लेगा, नीचे लिखा होगा इनवर्टिब्रेट्स, कुछ बने होंगे डायग्राम, और फिर आपके समझ में आ जाएगा ये इनवर्टिब्रेट्स का है, ये इंसेक्ट है, तो जाहिर सी बात क्या है। ठीक है, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको परसेंटेज है कि भाई 70% क्या है आपके एनिमल डाइवर्स हैं, 22% में प्लांट और फंगाई आते हैं। तो ये सब चीजें इसमें, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं। कंजर्वेशन आप पूरा याद रखें, कंजर्वेशन में किस किस तरीके कंजर्वेशन है, इन सिटू कौन कौन से हैं, एक्स सिटू कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके सर, चलो फिर, चलिए सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। हाँ, इस चैप्टर के बाद में सर एनवायरमेंटल जो इशू है सर, उसके बाद में आप क्या पढ़ाएंगे सर? जो आप कहेंगे सर मतलब फर्स्ट वो क्या, इसी को दोबारा? जैसा आपको सही लगे, इसको मुझे आप बता देगा, सिलेबस आपको पढ़ना है वो पढ़ा दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।